हेलो। हेलो। यस। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साथियों। मुझे लग रहा है कि आपका जोश जो पिछले दो वीडियो के अंदर था वो अभी भी मेंटेन होगा। और अगर आप इस प्रकार के जोश के साथ अगर मेरे से जुड़े रहेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए चुटकियों में जो है चुटकियों पे आ जाएगा। इस तरीके से अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि इससे पहले दो वीडियो में आपने अम्ल और सार के बारे में पढ़ा है। इससे पहले आपने पढ़ा है कि अम्ल और सार क्या होते हैं, अम्ल व सार इसकी जो मुख्य विशेषताएं और कॉमन जानकारी के बारे में पढ़ा। फिर जो सेकेंड वीडियो में अम्ल व सार के रासायनिक गुणधर्म पढ़े, अम्ल व सार के रासायनिक गुणधर्म पढ़े, रासायनिक गुणधर्म पढ़े। मैं आशा कर रहा हूं कि ये दोनों जो टॉपिक है आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अम्ल व सार की क्या बेसिक उनकी प्रॉपर्टीज हैं और अम्ल व सार के आधारभूत रासायनिक गुणधर्म क्या है। अब आज मैं आपको बनाने जा रहा हूं कि अब अपन आगे इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक एक्टिविटी के माध्यम से अपन देखेंगे कि अम्ल व सार में क्या समानता है, अम्ल व सार में क्या समानताएं हैं। यह टॉपिक अपन देखेंगे कि इनके अंदर मुख्य रूप से क्या समानताएं आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा टॉपिक में अपन देखेंगे कि अम्ल व सार का जलीय विलयन में व्यवहार कैसा होगा, अम्ल व सार का जलीय विलयन में व्यवहार, ये अपना दूसरा टॉपिक है। देन उसके बाद में अपन बुक के एमसीक्यू जो बुक के इंटेक्स क्वेश्चन है पहले वो देखेंगे, एमसीक्यू बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे जो कि अपने पाठ्य पुस्तक के बीच में क्वेश्चन आए हुए हैं, अपन उनको सॉल्व करेंगे। और देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस पार्ट का है एप्लीकेशन बेस है, जिसमें अम्ल और सार के सामर्थ्य को कैसे मापा जाए, जो कि पीएच स्केल है। अपन पीएच स्केल को पढ़ेंगे और पीएच स्केल के एवरीडे लाइफ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। मैं आपसे आशा कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी बुक खोलें, अपनी पेन और नोटबुक निकालें और एनसीईआरटी बुक की जो लाइन टू लाइन में जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं और जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसको राइट डाउन करें और बुक के साथ में आप इस वीडियो को फॉलो करें। देखिए मित्रों, जो क्रियाकलाप जो अपन देखने जा रहे हैं 2.8 अपनी एनसीईआरटी बुक का एक्टिविटी 2.8 को अपन इसको समझना चाह रहे हैं। 2.8 एक्टिविटी हमें कहती है कि आप ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक विलयन लीजिए। देखिए मित्रों, इन्होंने कहा है कि एक तो आप ग्लूकोज लीजिए C6H12O6 लीजिए, एक आप अल्कोहल लीजिए। अल्कोहल का फॉर्मूला मित्रों ये होता है CH3CH2OH। अपन एथेनॉल ले सकते हैं, एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला ये है। इसके बाद में जो तीसरा अपन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए कहा गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चौथा आपको H2SO4 के लिए कहा गया है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड सल्फ्यूरिक अम्ल, ये चार चीजें अपन ने ली है। मैंने क्या लिया है, एक ग्लूकोज लिया है, इसका फॉर्मूला C6H12O6 है। ये CH3CH2OH ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। ये HCl जिसके साथ में आप अच्छे से फेमिलियर हैं, ये HCl है। और H2SO4 है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। इन सारे अम्ल को लेने के बाद अपन इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये देखिएगा इस डायग्राम में। देखिए ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ये अपन ने रबड़ की कॉक लगा करके यहाँ दो आयरन की कील डाली है, यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है और ये अपन ने बीकर लिया है। इस बीकर के अंदर जो जो केमिकल्स अपन ने लिए हैं, देखिए आपने एक नंबर पे केमिकल लिया है C6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहते हैं, इसका नाम है ग्लूकोज। जो 2 नंबर पे आपने जो टॉपिक लिया है, जो आपका दूसरा जो आपने लिया था वो आपने अल्कोहल लिया था मित्रों, CH3CH2OH ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल। और जो तीसरा
अपन लेने जा रहे हैं वो HCl है और चौथा अपना H2SO4। ये 4 केमिकल लिए। जब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, जब इस तरीके से यहाँ बीकर के अंदर इन केमिकल को डाल करके, तो मित्रों ये ग्लूकोज में किसी भी प्रकार के कोई आयन नहीं देता। ये ग्लूकोज कोई आयन नहीं देगा, ये अल्कोहल भी कोई आयन नहीं देगा इस कंडीशन में। जबकि ये दो HCl जो H प्लस, HCl जो है वो आपको H प्लस और Cl माइनस देगा, और जो H2SO4 है वो H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 देगा। ये दो आयनों में टूटेगा। आयन में कौन टूटेगा? आयन के अंदर HCl है वो टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। H2SO4 जो आपने ले रखा है यहाँ पर, ये H प्लस, 2H प्लस है, 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में टूटेगा। एक केमिकल या अपन को और दे रखा है कि एक एसिटिक एसिड लीजिएगा CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, या एथेनोइक अम्ल भी इसका दूसरा नाम है, जो कि चैप्टर नंबर 4 में अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मित्रों ये एक वीक एसिड है, ये एक दुर्बल अम्ल है। ये H प्लस देता है लेकिन H प्लस की सांद्रता बहुत कम देता है। इनकी मेजरली इन दो के ऊपर अपन देखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही यहाँ H प्लस आएंगे, ये H प्लस और Cl माइनस आएंगे, तो ये आयन होते हैं, और जब किसी विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और ये बल्ब जल उठेगा, ये बल्ब जलने लगेगा। यानी कि जो विलयन, जिस विलयन में आयन आएंगे, इस विलयन में आयन नहीं आ रहे हैं तो यहाँ बल्ब नहीं जलेगा, अल्कोहल में बल्ब नहीं जलेगा। जब HCl और H2SO4 के विलयन का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो बल्ब जलेगा। ये बल्ब जलना इस बात का सबूत है, इस बात का इंडिकेशन है कि इस विलयन में आयन है, इस विलयन में। और आयन कौन से होंगे? जो कंपाउंड है उसी के आयन होंगे। ये कंपाउंड है H प्लस है और H2SO4 माइनस है, ये HCl में H प्लस है और Cl माइनस है। ये जो बुक के अंदर जैसे समझाया हुआ है, इसी तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आयन आएंगे, जो आयन देगा वो H प्लस है, वो अम्ल है, और जो जलीय विलयन में आयन नहीं दे पा रहा है वो जलीय विलयन में अम्ल नहीं है। तो अल्कोहल, ये जो ग्लूकोज है, इसका व्यवहार जलीय विलयन में अम्लीय नहीं है। ये हाइड्रोजन होने के बावजूद, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन तत्व इनके फॉर्मूले में है, फिर भी ये H प्लस आयन नहीं देते हैं, अतः ये अम्लीय नहीं है, ये अम्लीय नहीं है। ये बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं, ये अम्ल नहीं है, ये अम्ल नहीं है। मैं आपको वापस रिपीट करके समझाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि यहीं से आप मेरे साथ साथ बोलें और मेरे साथ साथ समझें, मेरे साथ साथ इन चीज़ों को रिकॉल करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आपको एक्टिविटी के माध्यम से 4 फॉर्मूले लेने के लिए कहा गया, जिसमें एक फॉर्मूला ग्लूकोज का है जो कि C6H12O6 है, एक फॉर्मूला अल्कोहल का है जो कि CH3CH2OH है, एक फॉर्मूला HCl का है, एक फॉर्मूला H2SO4 का है, और एक फॉर्मूला इन्होंने एसिटिक एसिड का लिया है CH3COOH। इनको लेने दो। ये लेने के बाद में जब इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किसी भी प्रकार के कोई आयन प्रदर्शित नहीं होते। ये आयनों में नहीं टूटता है, ये आयनों में नहीं टूटता है। ये मित्रों H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ये H2SO4 जो H प्लस और SO4 माइनस 2 में टूट रहा है, इसमें विद्युत अपघटन हो रहा है। विद्युत अपघटन होगा तो CH3COO माइनस और H प्लस देगा, लेकिन इसकी सांद्रता बहुत कम होगी, इसकी सांद्रता बहुत क्यों होगी? दुर्बल अम्ल है। तो इससे यह पता चलता है कि जो जलीय विलयन में H प्लस देता है वह अम्ल है, और जो H प्लस नहीं देता है वो अम्ल नहीं है, भले ही उसकी फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो। ये अपन वो कह रहा है कि ऐसा एक ऐसे कॉन्सेप्ट आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपयोग करिएगा। बिल्कुल करते हैं मित्रों। KOH, इसको जब अपन तोड़ेंगे तो ये K प्लस और OH माइनस देगा। इसी तरीके से NaOH, ये जब टूटता है Na प्लस और OH माइनस देता है, तो इसका व्यवहार अम्लीय है।
सॉरी, इसका व्यवहार ये OH माइनस दे रहे हैं तो सारीय है। ये जो सारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जलीय विलयन में OH माइनस आयन के साथ में, तो अम्ल और सार में क्या समानताएं हुई? अम्ल और सारक वो हैं जो जलीय विलयन में आयन देते हो, जो जलीय विलयन में आयन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हो, विद्युत धारा प्रवाहित होती हो और इससे बल्ब जलेगा। आयन की उपस्थिति इन दोनों में समानता को दर्शाती है। आयन की प्रकृति अलग अलग है, जहां अम्ल में H+ आयन है और बेस में OH माइनस आयन है, बट दोनों में आयन उपस्थित है। ये इस एक्टिविटी के माध्यम से अपन समझना चाह रहे हैं। एक बार मैं रिकॉल करता हूं वापस। देखिए, मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चों का फाउंडेशन भी उतना ही स्ट्रांग हो जो इंडिया की टॉप की कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है, और जिस टाइप का नॉलेज और इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट को वो रिटेन कर रहे हैं, वो गेन कर रहे हैं, ऐसा कैसा अपन लोग भी करें। तो देखिए, अपनी एक्टिविटी ये थी कि अम्ल और सार में क्या समानताएं हैं। इसके लिए अपन ने 4 फॉर्मूले लिए, 1, 2, 3 और 4। इन फॉर्मूलों के माध्यम से अपन ने देखा कि हाइड्रोजन फॉर्मूले में होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो अम्ल है। हाइड्रोजन अगर जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देगा तो ही वह अम्ल है। अगर जलीय विलयन में H+ आयन नहीं दे रहा है तो उसको अम्ल नहीं कह सकते। ओके, कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देन अगला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ये अगला टॉपिक है जिसको मैं अभी आपको बुक की तरफ नहीं देखना है। अभी सिर्फ आप इस एक्टिविटी के माध्यम से आप इस एक्टिविटी की कंडीशंस को समझेंगे कि ये एक्टिविटी आपके लिए क्या कंडीशन क्रिएट कर रही है। इस एक्टिविटी की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जर्वेशन इसकी कंडीशन बेस है। लिए पहले इसके कंडीशंस को समझेंगे। इस कंडीशन में लिखा है कि आप एक लेंगे शुष्क व स्वच्छ प्रकनली को लेंगे। एक ऐसी प्रकनली लेंगे जो कि ड्राई होनी चाहिए। हमने ये ड्राई प्रकनली ले ली और प्रकनली में कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। इस प्रकनली में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, H2SO4 डाला, और इसके अंदर अपन ने डाल रखा है NaCl। आपने पहले से NaCl डाल रखा है। ये NaCl है। एक शुष्क प्रकनली में 1 ग्राम NaCl लेंगे, फिर प्रकनली में कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ये जो प्रकनली है इसमें NaCl है और NaCl के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फिर इससे जो गैस निकल रही है उस गैस को आप देखेंगे। देखिए, इस कंडीशन में इसमें से जो है वो गैस निकलती है, उस गैस को आप देखेंगे। अब इसको गैस को आप देखेंगे और अब इसको गैस के पास में लिटमस पेपर लेके जाएंगे। एक बार आप सूखा लिटमस पेपर ले जाएंगे और दूसरी बार आप गीला लिटमस पेपर लेके जाएंगे। एक बार आप इसमें सूखा लिटमस पेपर लेके जाएंगे और दूसरी बार आप इसमें जो गीला लिटमस पेपर लेके जाएंगे। एक शुष्क और एक HCl विलयन। इस एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव या मोटो यह है मित्रों कि जब NaOH, ये जो आपके पास प्रकनली है, ये जो प्रकनली है, इस प्रकनली में जो NaCl है और आपने H2SO4 डाला है, अब इससे HCl क्रिएट हो रहा है। इससे जो HCl बन रहा है, ये HCl अगर ड्राई है, यानी कि जो शुष्क है ये HCl गैस, तो शुष्क HCl गैस किसी भी प्रकार का अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगी। किसी भी प्रकार का अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि HCl को जब H2O यानी कि नमी मिलेगी तो ये HCl जो है वो H+ और Cl- आयन में टूटेगा। H+ और Cl- आयन को तोड़ने के लिए इनकी जल की उपस्थिति अनिवार्य है। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो जलीय विलयन में H+ देता है, जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है, उसको अपन अम्ल कहते हैं, उसको अपन सार कहते हैं। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से यह बताया गया है कि जब तक
आपके पास में फिल्टर पेपर, जब तक आपके पास लिटमस पेपर शुष्क है आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे, लेकिन उसको आप गीला करेंगे तो HCl अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, निकलने वाली गैस अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगी। अब हम आपसे ये कह रहे हैं HCl H2O के साथ में H+ आयन बनाती है। अपन जिस H+ आयन को पढ़ रहे हैं ये थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकेला H+ नहीं बनता है मित्रों, H3O+ बनता है, जिसको आम भाषा में H+ कहा जाता है। अकेला H+ आयन आपको बनता हुआ नहीं दिखता है। आयन कैसा बनेगा, ये जिसको आप H+ कह रहे हैं ये H2O के साथ मिलेगा। कितने हो गए H2, इनके 3 हो गए, तो ये बना H3O+। ये H3O+ ही बनता है। जिस H+ को आप आज तक H+ समझते आए हैं ये H+ H3O+ है। अब देखिए जो कुछ रिएक्शंस अपन यहां देखना चाह रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको चीजों को लिख भी लें। अब क्लियर करते हैं। और अब आपको क्या समझ में आया, आपको यह समझ में आया कि ये HCl मेरे पास में है जिसका व्यवहार मैंने समझा कि अम्लीय है, लेकिन ये अम्लीय तभी है जब इसके पास में जल है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देगा, ये शुष्क अवस्था में H+ आयन नहीं देता है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसी तरीके से NaOH है। इस NaOH में भी जब अपन इसको पानी डालेंगे तो N+ और Na+ और OH- में ब्रेक डाउन होगा। इसी तरीके से KOH है, इसमें भी जब आप पानी डालेंगे तो ये K+ और OH- देगा। एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिए सभी सारक जल में घुलनशील नहीं होते। आप जितने बेस आज तक आप जो जानते आए हैं वो सारे जल में घुलनशील नहीं होते, और जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं। ये आप देखिएगा कि लोग जब ये टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं तब इस टॉपिक का नाम अम्ल, सार और लवण लिख देते हैं, जबकि अपन ने अम्ल, सारक व लवण लिखा है शुरू से। किस लिए लिखा है, इस लाइन को ध्यान में रखते हुए लिखा है। ये माइन्यूट कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा जो बेस जो कि जल में घुलता है, ऐसा सारक जो कि जल में घुलता है, उसे आप सार या बेस कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इसकी जो अगला कॉन्सेप्ट जो दिया है वो मोर कॉमन है, आप इसको रीडिंग लगा करके अच्छे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक अपन ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि अम्ल प्लस सारक, अम्ल और सारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। एक बार मैंने टॉपिक अभी तक पढ़ाया है इसको मैं रिकॉल करवाना चाह रहा हूं आपको। इसको रिकॉल आप अच्छे से देखिएगा। देखिए मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। यहां पर रिकॉल ये एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के माध्यम से अपन ने समझा कि फॉर्मूले में H आयन होना जरूरी नहीं है कि वो अम्ल होगा। अम्ल होने के लिए जलीय विलयन में H+ और OH- आयन देने चाहिए। इसके लिए अपन ने देखा कि ग्लूकोज और एल्कोहल जिसमें H+ आयन है, पर ये विद्युत अपघटन के द्वारा H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए जलीय विलयन में इनका व्यवहार अम्लीय नहीं है। दूसरी एक्टिविटी के माध्यम से अपन ने समझा कि अम्ल या सार, उसको अम्ल या सार तभी कह सकते हैं जब वो जलीय विलयन के साथ H+ दे। ये रिएक्शन जलीय विलयन में ही संभव है। जो अपन ने देखा कि HCl जो है जब शुष्क अवस्था में है तो इसका व्यवहार अम्लीय नहीं है, लेकिन जब एक्वस कंडीशन में है, इस प्रकार की स्थिति है कि फिल्टर पेपर गीला है जो लिटमस पेपर, उस कंडीशन में ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यहां तक दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगला और इंटरेस्टिंग टॉपिक है मित्रों, अगला टॉपिक है
कि अपने पास में जल है, अपन उसमें जल के अंदर जैसे ही पानी डाल, जो जल है उसमें अम्ल डालेंगे, तो जब जल अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो उष्मा उत्पन्न करेगा। ये एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है। कैसे? ये आपके पास में प्रखनली है, इस प्रखनली में आपके पास H2O पानी है और आपने इसमें H2SO4 डाला। आपने क्या डाल रहे हैं? आप H2SO4 डाल रहे हैं। आप H2SO4 को डालते वक्त एक तो H2SO4 को डालने के साथ में इसको पानी को छड़ से हिलाना है, जो इससे उष्मा निकले वो उष्मा धीरे धीरे जो है वो बीकर से बाहर निकल सके, इससे टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल सके। अगर आपने ऐसे किया कि H2SO4 को एकदम डाल दिया इन पानी के साथ में, तो हीट की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी कि ये जो पानी टेस्ट ट्यूब से उष्मा के साथ में बाहर निकलेगा और उसके साथ में H2SO4 भी होगा और ये जो प्रयोगशाला में दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो आपसे पूछा जाए, अगर इसका उल्टा कॉन्सेप्ट करके देखते हैं, जो कि अपन को नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ H2SO4 पड़ा है और आपने H2SO4 में पानी डाल दिया। H2SO4 की जब मात्रा ज्यादा है और आपने जैसे ही पानी डाला, वो लार्ज अमाउंट में हीट क्रिएट करेगा और ये लार्ज अमाउंट का हीट जो है वो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है, प्रयोगशाला के अंदर दुर्घटना का कारण बन सकता है, यहाँ पर ये विस्फोट या ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए ऐसी कंडीशन से बचना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है जो यहां बताया जा रहा है कि अम्ल व सारक वाले बर्तनों पर इस टाइप के आपको चेतावनी भरे चिन्ह लगाने चाहिए और अम्ल व सारक को जनरली लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। एसिड या बेस जब आप मिला रहे हैं, ये जो टेक्स्ट है इसको आप अभी पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके, इन मेरे साथ ही वीडियो को पॉज करेंगे और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ इसको पढ़ेंगे। ये जो टेक्स्ट के अंदर जो बात लिखी हुई है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? कि जब भी कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र अम्ल में अगर आप पानी मिला रहे हैं तो ऐसी गलती नहीं करें। तो क्या करें? अगर आप बीकर के अंदर पानी लें, उसके अंदर एसिड को मिलाएं और एसिड को मिलाने के साथ में उस पानी को छड़ से हिलाते रहें। क्यों? क्योंकि ऐसी जब भी अभिक्रियाएं होती है तो उष्मा उत्पन्न होती है और ये उष्मा ब्लास्ट का कारण बन सकती है। ओके, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि ये केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं जो एक्टिविटी बेस हैं, जिसमें फॉर्मूले और रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल है, और इन सारे फॉर्मूलों को आप हर रोज नए फॉर्मूले को साथ में अच्छा तरीके से याद करेंगे, उसको फॉर्मूले के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। जब फेमिलियर हो जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए, देखिए इस तरीके से एनसीईआरटी के पॉइंट को सिंपल भाषा में समझाना और टू द पॉइंट जो है बुक के साथ में चैप्टर को समझाना, ऐसा आपको बहुत कम जगह मिलेगा। इनकी बहुत कम मेरे जो मित्र हैं वो इस तरीके से और इस पैटर्न से पढ़ा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये एनसीईआरटी की जो बुक है मित्रों, ये बुक ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत ही विद्वान और एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा लिखी जाती है। इसको लिखते वक्त हर एक लाइन को और हर एक पैरा को एक टीम के द्वारा एनालाइज किया जाता है। इसके अंदर एक्टिविटी के अंदर ये जो क्वेश्चन डाले गए हैं, ये क्वेश्चन बड़े एक्सपर्ट और बड़े ही सम्माननीय जो अपने गुरुजन, शिक्षक और जो भारत के विद्वान साथी हैं उन्होंने डाला है। तो इस हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक को पैटर्न को साथ में जो रख के समझाने के पीछे मेरी यही भावना रही है कि जिन विद्वानों ने इस बुक को लिखा है उनकी भावनाओं को सम्मान किया जाए और वो जिस टाइप का नॉलेज हमें डिलीवर करना चाहते हैं, जिस स्टैंडर्ड पर, उसी स्टैंडर्ड पर उस नॉलेज को डिलीवर किया जाए। अगर आप एनसीईआरटी की जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसका आप हर एक क्वेश्चन को समझ के करने की कंडीशन में है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंडिया का कोई एग्जाम जो आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड का होता हो, उसमें इन बुक से बाहर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो लोग आरपीएससी और एसएसबी बोर्ड के अधीनस्थ, एसएसबी बोर्ड के अधीन होने वाली एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सलाह है कि आप विभिन्न प्रकार के दूसरे गाइड और ग्रंथ पढ़ने की बजाय
आप इस एनसीईआरटी के ज्ञान से साक्षात्कार हो जाए, अगर इसको साक्षात रूप से आप अपने अंदर उतार लें, तो मैं विश्वास करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन जो इस सिलेबस पर बेस है बाहर नहीं जाएगा। अगर सीटी के सिलेबस में, जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके अंदर एसिड, बेस और सॉल्ट का टॉपिक उसके कोर्स में है, अगर उस कोर्स के लिए मित्रों इस टॉपिक को ये पढ़ लें, इस बुक के जो इसका मैटर है, जो इसके क्वेश्चन है, इनको समझ लें, तो उनका हर एक क्वेश्चन को वो करने की कंडीशन में आ सकते हैं। जबकि इसका वो जस्ट उल्टा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लाते हैं जिसके अंदर पूरे नॉलेज को कॉपी पेस्ट किया गया होता है, उस नॉलेज का एक कोई भी स्टेप नहीं होता है, कोई भी फ्लो नहीं होता है। आप देखिए एनसीईआरटी की जो अपनी बुक चल रही है, इसका एक स्टेप है, किस कॉन्सेप्ट को पहले समझाना है और किस कॉन्सेप्ट को बाद में बताना है, ये इस बुक में बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। मैं बिना टाइम खराब किए, बिना आपका टाइम लिए, मैं अगले टॉपिक की तरफ चल के आपसे ये क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। आप मेरे साथ में ये क्वेश्चन करेंगे। मैं देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी, ये क्वेश्चन कोई बंदा तभी कर सकता है जब उसने एक्टिविटी को अच्छे से समझा है। एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे जो मैंने पढ़ाई का जो ढर्रा देखा है, आप लोग जनरली जब इस बुक को पढ़ते हैं तब जो डब्बे में बंद करके जो एक्टिविटी आई है उसको तो स्किप कर जाते हैं, और एक्टिविटी का जो डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है और उसके बारे में जो डिस्कस कर रहा है उसको आप पढ़ते जाते हैं और आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब तक आपने एक्टिविटी को नहीं पढ़ा, एक्टिविटी को नहीं समझा, तो ये डिस्क्रिप्शन आपके समझ में कैसे आ सकता है। ज़्यादातर जो लोग बुक की हेल्प से, इनकी रीडिंग के माध्यम से कुछ जो साइंस को पढ़ रहे हैं, वो इसी पैटर्न को अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक गलत पैटर्न है। आगे देखिए। हाँ, अब अगला टॉपिक है कि HCl HNO3 आदि का जलीय विलयन अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। देखिए, अगर आपने मेरे साथ इतनी देर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएगा। HCl और HNO3, एक कह रहा है ये कि अल्कोहल, ये अल्कोहल का सूत्र लिख दूं मित्रों, यहाँ CH3 CH2OH, और एक यहां पर कह रहा है ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज C6H12O6। ये कह रहा है कि ये दोनों अम्ल हैं, जबकि ये अम्ल नहीं है। आपने देखा है कि ये जलीय विलयन में विद्युत अपघटन पर H+ आयन देते हैं, और ये जो जलीय विद्युत अपघटन पर H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये अम्लीयता के सारे अभिलक्षण हैं। जो अम्लीयता के सारे अभिलक्षण क्या हो सकता है, जो कि धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ये नहीं देंगे। दूसरा क्या हो सकता है टॉपिक, हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ में इनका व्यवहार, इसके अलावा धात्विक ऑक्साइड के साथ इनका व्यवहार, ये अम्लीयता के अभिलक्षण है। अभी आप इतने टॉपिक को यहां समझ सकते हैं कि H+ देंगे और वो दे रहे हैं इसलिए अम्ल है, ये नहीं दे रहे हैं इसलिए अम्ल नहीं है। अम्ल का ये एक जो क्वेश्चन क्लियर हो गया है, मैंने आपको समझा दिया है, इसको क्लियर किया जाए। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में आयन होता है, और जहां पर आयन है, जहां पर आयन का फॉर्मेशन हुआ है, वहां इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। तो जलीय विलयन में H+ आयन की उपस्थिति होने के कारण, और जब भी आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन उस विलयन में अवेलेबल होंगे, इसलिए यह विद्युत का चालन करता है H+ आयन के कारण। अच्छा क्वेश्चन। अगला थर्ड क्वेश्चन कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। देखिए, मैंने कहा कि जो है ड्राई HCl है, HCl कैसा मित्रों, ड्राई यानी शुष्क। जो शुष्क HCl है वो H+ नहीं देता, H+ नहीं देगा, क्योंकि H+ तभी दे दिया जाता है जब ये विलयन में डुबोया जाता है। ये H+ आयन जो है वो जब होगा पानी के साथ अभिक्रिया करके देगा, तो जब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
शुष्क लिटमस पत्र का रंग इसलिए नहीं बदलता क्योंकि शुष्क HCl के पास H+ आयन नहीं है। H+ आयन सिर्फ एक्वस मीडियम में ही मिलते हैं, जलीय माध्यम में ही मिलते हैं, इसलिए इसका व्यवहार ऐसा है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, जो अम्ल है उसको जल में मिलाना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जस्ट यानी कि 10 मिनट पहले, क्योंकि इस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है और ये उष्मा प्रयोगशाला में दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए अम्ल को धीरे धीरे मिलाते हुए उसको आपको छड़ से हिलाना चाहिए। अगला टॉपिक है, अम्ल का विलयन तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? देखिए मित्रों, ये एक बीकर है, इस बीकर में यहां पर H2SO4 है, यहां पर H2SO4 है, H2SO4 है, दैट मीन्स यहां H+ है। अब आप इसके अंदर जैसे ही पानी मिलाएंगे H2O मिलाने पर प्रति एकांक आयतन में, जो प्रति एकांक आयतन है उसमें H+ आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। यहाँ एक ये जो एरिया प्रति एकांक आयतन है, इसमें जैसे ही पानी आएगा तो उसमें H+ की संख्या घटेगी। मुझे बताइए कि आपके पास में शुगर है, जो शक्कर है, एक जो ग्लास दूध है उसके अंदर शुगर घोल रखी है, अब उसने एक ग्लास को आपने दूध डाल करके 2 गिलास कर दिया। अब बताइए दूध का मीठापन कम होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि जैसे ही दूध की मात्रा बढ़ी तो एकांक आयतन में शक्कर की मात्रा घट गई। यही कंसेप्ट इसके साथ हो रहा है, एकांक आयतन में जैसे ही पानी मिलाएंगे उसमें जल की मात्रा घट जाएगी और इसकी H+ आयन की मात्रा घट जाएगी, और H+ आयन की मात्रा घटने के कारण अम्ल जो है H+ आयन की सांद्रता प्रभावित होगी, उसकी जो सांद्रता कम हो जाएगी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के आधिक्य में सारक मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे यानी प्रभावित होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य में, जैसे आपके पास में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है NaOH है, और अगर आप कोई ऐसा विलयन मिला रहे हैं इसके अंदर जो OH आयन की सांद्रता और बढ़ा रहा है तो अम्ल ज्यादा सांद्र होता जाएगा। आप ऐसा दूध है, आपके पास में 1 गिलास दूध है और उसमें शुगर है, आप उसको दूध को हीट के साथ में जो ऐसे करें गर्म कर रहे हैं, और तो शक्कर की मात्रा उतनी रहेगी और प्रत्येक एकांक आयतन के अंदर जो दूध घटेगा तो उसका मीठापन बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर आप OH ज्यादा मिला रहे हैं तो वो विलयन ज्यादा सारी होता जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको इससे पहले की एक्टिविटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विदाउट एक्टिविटी को पढ़े हुए ये क्वेश्चन आपसे संभव नहीं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। अब अपन अपना अगला और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब अगला है कि अम्ल और सार के सामर्थ्य को कैसे मापा जाए। कोई अम्ल है तो कितना अम्ल है, कोई सार है तो कितना सार है। देखिए, हर भौतिक राशि के मापने की इकाई होती है। अगर वो भौतिक राशि दूरी है तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर मापा जाएगा। अगर वो कोई भार है तो किलोग्राम, ग्राम और जो भी क्विंटल में मापा जाएगा। अगर वो टाइम है तो उसको सेकंड, आवर और मिनट में मापा जाएगा। इसी तरीके से अम्ल की सामर्थ्य, कोई अम्ल है तो कितना अम्लीय है और कोई सार है तो वो कितना सारीय है, इसको मापने के लिए एक स्केल काम में ली जाती है। इस स्केल को कहते हैं pH स्केल। ऐसे समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, इस स्केल को कहा जाता है pH स्केल। इस स्केल की जनरल गिनती 0 से लेकर 14 के बीच में होती है और इसका मिडल पॉइंट जो है वो 7 होता है। और मित्रों, ये एक लाइन में इस तरीके से बना रहा हूं, ये OH, ये H+ आयन की सांद्रता है, ये H+ आयन की सांद्रता है,
ये H प्लस आयन है और ये OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जब आप 0 पे होते हैं तो H प्लस बहुत ज्यादा होता है, और जैसे अगर आप इधर जाएंगे तो H प्लस की संख्या कम होती जाती है विलियन में, H प्लस की संख्या कम होती जाती है। और अगर आप 7 पे हैं तो H प्लस की संख्या बहुत ज्यादा है, और जैसे ही आप 0 पे जाएंगे OH माइनस की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसकी सांद्रता कम होती जाएगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे H प्लस और बराबर होते हैं OH माइनस के। जब H प्लस की सांद्रता और OH प्लस की सांद्रता बराबर हो जाती है, इसको सांद्रता को बड़े ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो ये पॉइंट उदासीन बिंदु कहलाता है। ये बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है आसुत जल। आसुत जल यानी कि वर्षा का जल या डिस्टिल वाटर या फिर 100% जो है वो प्योर वाटर, जो शुद्ध पानी होता है। आसुत जल का ही दूसरा रूप अपन कहते हैं शुद्ध पानी। आसुत जल जिसकी pH का मान 7 होता है, ये होता है, इसको कहते हैं pH स्केल। इसको क्या कहा जाता है? pH स्केल। रिपीट किया जाए वापस, एक ऐसी स्केल जिसका पैमाना 0 से लेकर 14 तक होता है। ये जहां 0 पर H प्लस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इधर वाला अम्लीय है, और OH माइनस ये वाला क्षारीय है। ये इधर ऐसे देखेंगे आप तो ये अम्लीय है और उधर वाला क्षारीय है। इसका मतलब जैसे जैसे इधर जाएंगे H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी, और जैसे जैसे इधर जाएंगे OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। और ये जो पॉइंट नंबर 7 है ये उदासीन है, और ये उदासीनता को शो करता है। इसका एग्जाम्पल आसुत जल है, शुद्ध जल है, वर्षा का जल है, जिसकी pH का मान 7 होता है। और जिसका pH का मान 7 होता है वो ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, उदासीन होता है। उसे क्या कहते हैं मित्रों? उदासीन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे उदासीन, आसुत जल, और ये pH स्केल। और pH स्केल स्ट्रेंथ को बताता है, सामर्थ्य को बताता है। तो अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं वापस, वहां आपको समझाते हैं वहीं। देखिए ये जो मैंने समझाया आपको, ये वही स्केल है। ये H प्लस आयन है जो कि 0 से लेकर के, ये टेबल 0 से लेकर 14 तक है। ये पॉइंट नंबर जो 7 है, देखो ये 0 है, ये 14 है। यहां से जैसे इधर जाएंगे H प्लस आयन कम हो जाएंगे, इधर से ऐसे आएंगे OH माइनस कम हो जाएंगे। यहाँ सबसे ज्यादा OH है और यहाँ सबसे ज्यादा H प्लस है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर pH का मान, अगर किसी की pH का मान 0 से लेके 7 के बीच में है तो उसका व्यवहार अम्लीय है। तो उसका व्यवहार कैसा है? अम्लीय है। अगर pH का मान 7 है तो वो उदासीन है, और अगर pH का मान 14 है, यानी कि जो है 7 से 14 है, तो वो क्षारीय है। तो वो कैसा है? उसका व्यवहार क्षारीय है। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखेंगे? ये ऐसी pH स्केल होती है जिसकी गिनती 0 से 14 के बीच में होती है। उदासीन पॉइंट 7 होता है। इधर ऐसे बढ़ते हैं तो अम्लीय प्रकृति, और उधर बढ़ते हैं तो क्षारक प्रकृति। इधर जाते हैं जैसे जैसे क्षार होगा या H प्लस आयन की सांद्रता में कमी और H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि। ये डायग्राम आप इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से बना लेंगे। देखिए ये जो टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं चाह रहा हूं कि अगली क्लास में और आप मुझे इनको याद करके दिखाएं, और अच्छे से आपके एग्जाम में ये जो फैक्ट है ये सीधा पूछा जाता है कि बताइए जठर रस का pH कितना होता है? 1.2। बताइए नींबू के रस का pH कितना होता है? 2.2। बताइए शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7। बताइए रक्त का pH कितना होता है? 7.4। बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि क्षार है, इसके pH का मान 10,
और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पीएच का मान 7 होता है। तो देखिए मैं एक बार और आपसे यहां जैसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको याद करना है जठर रस की पीएच, आपको याद करनी है नींबू के रस की पीएच, नींबू रस की पीएच, आपको पीएच याद करनी है शुद्ध जल की, आपको पीएच याद करनी है रक्त की। किसकी पीएच याद करेंगे मित्रों? 1, 2, 3 और 4। आप रिकॉल करिए, आप सोचिए और सोच करके मुझे बताइए कि ये पीएच आप इस पीएच को मेरे साथ याद करिए, यही याद करिए क्लासरूम में। यहां देखिए कि इस पीएच का मान 1.2 होता है, इसकी पीएच का मान 2.2 होता है, इसकी पीएच का मान 7 होता है और इसकी पीएच का मान 7.4 होता है। ये बोर्ड में आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे। मुझे बताइए रक्त की पीएच 7.4, शुद्ध जल की पीएच 7। इसी तरीके से आप याद करेंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच 10 होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की पीएच का मान 14 होता है। ये चीज आपको अच्छे से लर्न करनी है, इतना आप समझ लेंगे। इस चीज को आप लिख लें एक बार। सॉरी, देन आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाएगा कि जो पीएच स्केल आपने पढ़ा है इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये आप देखेंगे कि इनका दैनिक जीवन में ये उपयोग है। यहां से लिख देते हैं दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में किसका उपयोग मित्रों? दैनिक जीवन में उपयोग पीएच स्केल का। किसका? पीएच स्केल। जो आपने पीएच स्केल पढ़ा है उस पीएच स्केल का दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रह सकती है, इसको आपको पढ़ना है। तो देखिए पीएच स्केल नंबर 1 जो है कि क्या पशु और जीव जंतु है वो पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? यस होते हैं। जैसे मानव रक्त का पीएच 7.4 है, अगर इस पीएच इम्बैलेंस हो जाए तो उसका जीवन संभव नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपसे बताना जा रहे हैं कि ऐसा जल जिसके पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए। देखिए आपको लोगों ने कभी अपने आसपास और अपने बुजुर्गों से ये बात कहते हुए सुना होगा कि इस बार की जो बारिश है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जिससे जो वनस्पति और जो पेड़ पौधे हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से जो खिल नहीं पाए, या जो ज़मीन में घास उतनी अच्छे से नहीं उग पाई है। ये कुछ इंडिकेशन है। इसके अलावा आपने देखा होगा और आपने पढ़ा होगा कि जो मथुरा के अंदर जो रिफाइनरी है, जो मथुरा यूपी में जो मथुरा है और आगरा के अंदर जो ताजमहल है, मथुरा की रिफाइनरी के कारण आगरा का जो ताजमहल का जो संगमरमर है वो प्रभावित हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है मित्रों कि जब वायुमंडलीय पोल्यूशन के कारण, वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण जब वर्षा में, जो वर्षा के जल में SO2 और NO2 गैसें जो कि वायुमंडलीय प्रदूषण से जो निकलती है वो घुल जाती है, तो जल की पीएच का मान घटा देती है। और जब जल की पीएच का मान 5.6 हो जाता है, जब उस पीएच का मान जो 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बताइए? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए, कि वर्षा की जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए, इस प्रकार की वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। इस प्रकार का जल अम्लीय जल कहलाता है। और जब ये नदियों में जाता है, नदियों में बहता है, तो वहाँ की जो वनस्पति और बायोडायवर्सिटी होती है उसको प्रभावित करती है।
जो अपने मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया जो 7 वंडर्स में शामिल है अपना आगरा का ताजमहल, वो प्रभावित हो रहा है। ऐसी खूब इमारतें हैं जो इस टाइप से अफेक्ट हो रही है। तो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो टॉपिक है कि जो मिट्टी की पीएच है, जो मिट्टी की पीएच है मित्रों, मिट्टी की पीएच से वनस्पति और उसकी उत्पादकता जो है प्रभावित होती है। इसलिए खेत के अंदर अच्छी फसल की पैदावार के लिए मिट्टी की पीएच की जांच अनिवार्य है। जिस तरीके से आदमी या जो ह्यूमन बीइंग है उसको स्वस्थ रहने के लिए उसका हेल्थ चेकअप जरूरी है, उसका जो ब्लड है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल, उसके लिपिड का जो कंप्लीटली उसका प्रोफाइल है, और उसका हीमोग्लोबिन का लेवल, और WBC RBC का जो कॉन्सेप्ट है जिसको अपन CBC कहते हैं, ये जांच जो है वो कंपलसरी है। और इससे जो भी एलिमेंट्स ऊपर नीचे हैं फिर अपन उनको बैलेंस करते हैं। इसी तरीके से एक अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की पीएच की जांच जरूरी है। मिट्टी की पीएच की जांच लेबोरेटरी में आसानी से की जा सकती है, अपने घर पे भी की जा सकती है। तो ये जो बगीचे की मिट्टी का पीएच जो है उसकी जांच अनिवार्य है और उससे उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है। अगला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है हमारे तीसरा जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे पाचन तंत्र का पीएच। वैसे इस टॉपिक को डिटेल में जैव प्रक्रम में अपन डिस्कस करते हैं, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहां बता देता हूं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अपनी ग्रास नली ग्रसिका है, ये स्टोमक है, ये स्टोमक के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। आप देखेंगे कि स्टोमक जो है, ये स्टोमक के अंदर यहां पर जो जठर रस का स्त्रावण होता है, और जठर रस के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट HCl होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जैसे जठर रस के अंदर जिसमें पेप्सिन, श्लेष्मा एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और अपने शरीर में प्रोटीन को पाचन को आसान करता है या इनिशिएट करता है, या इसके बिना प्रोटीन का पाचन संभव नहीं हो पाता। अब आप देखेंगे कि कई बार HCl का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी को आम भाषा में एसिडिटी कहा जाता है, जो कि आजकल की कॉमन प्रॉब्लम है। आप देखेंगे हर किसी पर्सन को अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो मेरे गैस बन रही है, मुझे डकार आ रही है और मुझे एसिडिटी हो रही है, जिसको उन्होंने कॉमन वर्ड अडॉप्ट कर लिया कि मेरे को एसिडिटी का इशू है। तो ये एसिडिटी क्या है? एसिडिटी HCl का एक्सेसिव सिक्रेशन है। HCl जब ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, HCl जब ज्यादा आ रहा है तो वो एसिडिटी है। इससे भोजन का पाचन प्रभावित होता है और भोजन अपचित रह जाता है। इससे यहाँ जो जलन महसूस होती है। अब इसको यहाँ से एसिडिटी को कम करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि जो है बेकिंग सोडा यूज में लेते हैं, NaHCO3, जिसको इनो कहा जाता है, जिसको अपन आम भाषा में इनो कहते हैं। ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया करेगा, ये इसके साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करके यहां से अम्ल को हटा देता है। या अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको MgOH होल ट्वाइस, अभी अपन पढ़ते आए हैं कि आपके पास में ये HCl है, आपने लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, बताओ क्या बनेगा? लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण और जल बनेगा। लवण और जल बनने से ये होगा कि ये यहां से HCl को हटा देंगे, HCl की मात्रा यहां से हट जाएगी, लेकिन यहां HCl सिक्रेट करने वाली कोशिकाएं और एक्टिवेट होगी, वो और ज्यादा HCl को सिक्रेट करेगी। तो जैसे जैसे, इसलिए रूटीन के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड
या इनो को यूज करने से बचना चाहिए। अगर आप यहाँ से HCl हटाएंगे, जो नेक्स्ट बार वहाँ की जो सेल्स है उससे ज़्यादा HCl सिक्रेट करेगी। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है कि डॉक्टर जो है वो इधर या मेडिसिन लेवल पे काम करता है, या रेनिटिडीन या पेंटापेराजोल इस टाइप की मेडिसिन से यहाँ की सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, उसको यहाँ सेल्स को कंट्रोल किया जाता है, एसिड को रिमूव नहीं किया जाता, उसको रिप्लेस नहीं किया जाता। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था आपके लिए, नॉलेज के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के रूप में मैंने बताया। ये टॉपिक आएगा आपके एंटेसिक अम्ल का आधिक्य हो जाता है और इससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल सारकों के माध्यम से इसको हटाया जाता है, यहां से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जो टॉपिक क्या है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र में आमाशय कहते हैं इसको आमाशय का HCl सिक्राविड होता है, इसलिए आमाशय का माध्यम अम्लीय है, जो कि जठर रस है। अभी अपन ने देखा था जठर रस की पीएच, अभी अपन ने पढ़ी है, ये वही जठर रस है। अब यहां तक समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मित्रों, मोटिवेटेड रहना है। देखिए, नॉलेज को जब तक आप, जो लर्नर की सबसे पहली कंडीशन होती है, आपको ज्ञान अर्जित करने की पहली कंडीशन है कि आपको मोटिवेटेड रहना है। जब तक लर्नर ज्ञान के प्रति मोटिवेटेड नहीं है, वो ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकता, उसके साथ में साक्षात्कार नहीं हो सकता। देखिए, क्लास में डायलॉग बाजी और जोक और इधर उधर की जो बातें करने की बजाय हम आपका टाइम खराब करें, हम आपको टू द पॉइंट और कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ रहे हैं। आपको एवरीडे लाइफ के अंदर कितनी अच्छी बात बताई कि किस तरीके से एसिडिटी होती, क्या इसका कारण है, किस तरीके से आम आदमी इसको रिमूव करता है, क्या इसके चैलेंजेस हैं, और वो डॉक्टर कैसे मेडिसिन लेवल पे इस पे काम कर रहा है। अगला टॉपिक क्लियर? देखिए, अगला जो आपका टॉपिक है कि पीएच में परिवर्तन के कारण दंत से। देखिए, अपने जो दांत होते हैं, ये जो दांत है, ये कोई भी दांत है, दांत अपने शरीर का सबसे कठोरतम जो भाग होता है, इनेमल का बना होता है। ये इनेमल जो शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। अब इस हार्डेस्ट पार्ट में अपने मुंह का माध्यम सारी होता है। मुंह का माध्यम कैसा होता है मित्रों? इनकी सारी है। अभी अपना मुंह जो है, हर किसी का मुंह अपने आप में, जो मुंह में लार होती है, उस लार के माध्यम से मुंह का माध्यम सारी होता है। लेकिन जब आप कोई भी जो खाना खा रहे हैं, कई बार खाना खाने के बाद में ये खाना इन दो दांतों के बीच में यहाँ रह जाता है। जब अगर आप रेगुलर ब्रश नहीं करते हैं, अच्छे से मुंह नहीं धोते हैं, तो ये दांत साफ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही खाने योग्य पदार्थ बचते हैं, तो ये पदार्थ कोई बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये बैक्टीरिया या खाद्य पदार्थ से अम्ल स्त्रावित करा देते हैं, या अम्ल सिक्रेट होता है। और ये अम्लीय माध्यम या मुंह का जो सारीय माध्यम है, उसके प्रभाव को कम करते हुए इसके बाहर, ये दांत के बाहर एक ऐसा आवरण बना लेते हैं ये बैक्टीरिया, और इस आवरण के अंदर यहाँ दांत को अम्ल के माध्यम से डिकम्पोज करते हैं, अम्ल के माध्यम से इसको सड़ाने का कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं, जब इनकी जो मुंह के पीएच का मान 5 पॉइंट्स इनकी जैसे 5 से कम हो जाता है, कैसे कम होता है, इस तरीके से ये बैक्टीरिया या मुंह के पीएच के मान को कम कर देते हैं, तो दंत से आरंभ हो जाता है। और दांत का इनेमल जो कि अपने आप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट, इनकी कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप का बना होता है, और वो जो कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, वो जो कि जल में भी नहीं घुलता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के खत्म होने लगता है। इसके लिए यही है कि मुंह की अच्छे से सफाई की जाए। जो दंत मंजन जो होता है, वो उनकी प्रकृति सारीय होती है। ये अम्लीय व्यवहार को उदासीन करते हुए अपन को दंत सरण या दांतों के सेह में होने वाले परिवर्तन से बचाता है। अगला जो टॉपिक है कि मधुमक्खी का जो डंक होता है, जो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें मिथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है। यह फैक्ट हम आपको जो दे रहे हैं, जो मधुमक्खी के अम्ल में मिथेनोइक अम्ल होता है। अब अगला जो टॉपिक
जो यानी कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन एकाध कोई पड़ जाए और मैं सिर्फ एग्जाम में पास हो जाऊं, तो वो इस टेबल को अच्छे से लर्न कर ले। 1 नंबर का क्वेश्चन अपना बोर्ड हर बार इस चैप्टर से, इस टेबल से घुमा फिरा के पूछता है। मैं बताता हूं आपको कि ये सिरका जो है, ये विनेगर भी कहते हैं, इसमें एसिटिक अम्ल होता है। मित्रों, ये है संतरा, जिसमें सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा जो खट्टा होता है ना, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। इमली जिसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये टमाटर जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछा गया। हाल ही में हुआ स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए टार्ट्रिक अम्ल के टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल है। जो चींटी का डंक यानी मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल है। और जो नेटल का जो डंक है, इसके अंदर भी मेथेनोइक एसिड है। ये टेबल आप यूं का यूं साक्षात्कार कर जाइए, इसको बार बार रिपीटेशन से इसको लर्न करिएगा। और अगली मेरी क्लास के अंदर आप इसको कमेंट में लिखिएगा कि आप लोगों ने इनमें से कितने एसिड याद कर लिए। ये आपका होमवर्क है। हम क्लासरूम के अंदर हर एक बच्चे को आगे बढ़ने से पहले ये टेबल याद होना कंपलसरी कंडीशन डालते हैं। ये टेबल आपको अच्छे से याद है। देखिए, कुछ चीज़ों को अपन लिंक भी कर सकते हैं। देखो, दोनों जो सिट्रस फूड है, कौन? नींबू और संतरा, सिट्रिक एसिड है। पता है अपन को दही में लैक्टिक एसिड होता ही है, ये इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं। ये दोनों में मेथेनोइक अम्ल है, तो अब याद करने के लिए पीछे एक टमाटर ही तो बचा है जिसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? टमाटर 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 के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर के खाओ, टमाटर खाओ तो टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल खाओ। जब भी अपन टमाटर खाएंगे तो ऑक्जेलिक एसिड खाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। हो गया मित्रों यहां से? ओके, ये आपके जो 4 क्वेश्चन हैं, इनको कराते हैं। फिर ये आज का लेक्चर, आप भी थक गए होंगे, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरे विद्यार्थी हैं वो इतने मोटिवेटेड हैं, इतने सेल्फ डेडिकेटिव हैं कि वो थकने का नाम ही नहीं लेते। वो तो कहते हैं कि सर आप मैराथन क्लास के रूप में ये सारे चैप्टर करा क्यों नहीं देते? हम तो आपके साथ इन बुक से ऐसे ही जुड़ के बैठ करके जो रात भर पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपके पास में विलियन ए और विलियन बी है। देखिए, बिल्कुल मैं जैसा बुक कह रही है वैसा लिख देता हूं। ये टेस्ट ट्यूब, ये ए और ये बी। विलियन ए के पीएच का मान 6 है। वेरी गुड। इसकी पीएच का मान 7 है, बिल्कुल 6 है। और विलियन बी के पीएच का मान 8 है और इसकी पीएच का मान 8 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय है? देखिए, एक बात तो क्लियर है, मैंने आपको ये रही पीएच स्केल, ये 0.7, ये 0 और ये 14। अगर किसी की पीएच का मान 0 से 7 है तो वो अम्ल है, और किसी पीएच का मान अगर जो 7 से 14 है तो वो क्षार है। तो इसमें आप बिना कोई दिमाग लगाए कह सकते हैं कि सर ये अम्ल है और ये क्षार है। तो जो अम्ल है उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है। तो बताइए इनमें से कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय है? हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता किसमें अधिक है? इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इसमें OH- आयन की सांद्रता अधिक है। इसमें OH- आयन की सांद्रता अधिक है। अगला, H+ आयन की सांद्रता के विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है तो वो विलयन ज्यादा अम्लीय है, और ज्यादा अम्लीय होने का मतलब है कि उसकी पीएच
जो है वो जाएगी 7 से 0 की तरफ, 7 से 0 की तरफ। क्या सारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो फिर सारकीय क्यों नहीं होता? ये अच्छा क्वेश्चन, आप भी थोड़ा सोचिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन से कहा जा रहा है कि जो विलयन जो सारकीय होता है, क्या उसमें H प्लस आयन होते हैं? देखिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मैंने कहा इस तरीके से बना सकता हूं मैं, ये ऐसे बनाया, ये 7 है, ये 0 है, ये 14 है। देखिए यहाँ H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा है, लेकिन यहां भी H प्लस आयन की सांद्रता है, लेकिन H प्लस से OH आयन की सांद्रता ज्यादा है। ये OH आयन की सांद्रता है, ये यहां पर OH माइनस आयन की सांद्रता है, और ये H प्लस आयन की सांद्रता। तो H प्लस इतना सा है, OH इतना ज्यादा है, तो OH आयन की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता से ज्यादा होने के कारण OH प्लस OH माइनस आयन अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है, इसलिए ये विलयन सारकीय हो जाता है, अम्लीय नहीं हो पाता है। लेकिन H प्लस आयन यहां पर भी है। अब अगला क्वेश्चन है कि कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थितियों में बिना बुझा हुआ चूना, वेरी गुड, और बुझा हुआ चूना या कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करेगा? देखिए इस क्वेश्चन को कई कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है।